ओम्स लॉ क्या है? तो ये ओम्स लॉ कुछ नहीं है, ओम्स साइंटिस्ट का नाम है। तो उन्होंने कोई बात कही होगी और उसी के लिए, मतलब क्योंकि वो बात सिर्फ उसने कही थी, तो वहीं से आपका ये क्या बन गया? लॉ। सो व्हाट इज ओम्स लॉ? तो बहुत ही देखो, लॉ वगैरह बार बार मैं ये बोलता हूँ कि आप कोई भी लॉ वगैरह देखोगे, कुछ भी देखोगे, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो लॉ वगैरह है ये बहुत नॉर्मल बात है, बहुत जनरल चीज़ है कि ऐसा लगेगा तुम्हें सुन के कि यार ऐसी कौन सी बड़ी बात कह दी। बट अब क्योंकि ये उसने कही है, किसी और ने नहीं कही, किसी और ने ध्यान नहीं दिया, तो फिर वो जो स्टेटमेंट रहते हैं वो फिर उनके नाम से जाने जाते हैं, लॉ बन जाते हैं, है ना। चलो, तो ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि बात करता है करंट और वोल्टेज के बारे में। किसके बारे में? करंट और वोल्टेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछा जाता है, कभी कभी 3-3, 5-5 नंबर का सिर्फ ओम्स लॉ ही पूछा जाता है। आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा, स्टेट्स ओम्स लॉ, फिर आपसे डेरिवेशन तो नहीं बोलेंगे, दो लाइन का इसका एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन लिखवा लेगा, फिर आपसे ग्राफ बनवा लेगा 3 नंबर का, और वहीं फिर उसमें धीरे से आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेगा वो, है ना, छोटा सा न्यूमेरिकल उसमें पूछ लेगा। तो टोटल ये पूरा पैक तैयार हो जाता है आपके 5 नंबर का, और आ जाता है, कईयों बार आ चुका है बोर्ड में। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं। कभी कभी सिर्फ 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो, केस स्टडी में आ जाता है कभी कभी। तो व्हाट इज ओम्स लॉ? तो ओम्स लॉ कहता है जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आई करंट है, वोल्टेज के। करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वोल्टेज के। या फिर कहें वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। जैसा सही लगे वैसा कह लो, या नॉर्मल भाषा में बात करेंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इट मीन्स जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगा, जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगा। कोई दिक्कत? अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो देखो, इसको समझने के लिए हम बहुत इजी एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, तुम लोगों को साइंस वगैरह में तुम लोग प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो जैसे, तो उसमें एक बैटरी लगती है ब्लू और वाइट कलर की, 9 वोल्ट, 6 वोल्ट, है ना, इस टाइप की बैटरी लगती है जिससे आप अपनी मोटर वगैरह घुमाते हो, है ना। तो वो बैटरी भी करंट पैदा करती है, और ये बैटरी जो अपनी इस रूम में लगी है, जिसकी वजह से ये पूरा लाइट जाने पे इसमें पूरा इन्वर्टर चलने लग जाता है, आपका फ़ैन चलने लग जाते हैं, बगल वाले रूम के फ़ैन चलने लग जाते हैं, तो वो भी सब इसी इन्वर्टर से चल रही है। ये बैटरी क्या कर रही है ऐसा? तो आंसर है कुछ नहीं कर रही। जो वो छोटी वाली बैटरी कर रही है वही सेम काम आपकी ये बड़ी इन्वर्टर वाली बैटरी कर रही है। देन हम लोग उस छोटी वाली बैटरी को यहाँ पे क्यों यूज़ नहीं कर रहे? तो उसका बहुत सीधा सा आंसर है, सर वो वाली जो बैटरी है छोटी वाली, वो उतना करंट नहीं पैदा कर सकती, उतना करंट नहीं बना सकती जितना ये बड़ी वाली बैटरी बना रही है। अब हालांकि ये बैटरी करंट बनाती नहीं है, पैदा नहीं करती। बैटरी का काम होता है करंट स्टोर करना, एनर्जी को स्टोर करना। क्या काम होता है बैटरी का? काम एनर्जी को स्टोर करना। तो वो जो बैटरी होती हैं छोटी छोटी जो आप प्रोजेक्ट में यूज़ करते हो, वो बैटरी उतना एनर्जी स्टोर ही नहीं करती है। पोटेंशियल मतलब एनर्जी है, कोई दिक्कत, पढ़ चुके हैं हमने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, आजकल मैं उसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा मैं। तो जो छोटी वाली बैटरी है वो उतना एनर्जी अपने अंदर स्टोर ही नहीं कर रही है कि तुम उससे ये वाला पंखा, वो वाला पंखा, वो 4-5 ट्यूबलाइट और ये 5-6 आपके बल्ब लगे हुए हैं, ये ट्यूबलाइट इतना चला पाए। आया समझ में? तो आपको अगर इस रूम की सारी अप्लायंसेस को चलाना है तो आपको वो छोटी वोल्टेज वाली बैटरी हटानी पड़ेगी, ज़्यादा वोल्टेज वाली बैटरी लानी पड़ेगी। और वो रखी हुई है तुम्हारे सामने, इतनी बड़ी बैटरी है, इतनी बड़ी बैटरी उठा नहीं पाओगे, उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। अकेला इंसान उठा ही नहीं सकता, अकेला इंसान इतना भारी उसका वेट होता है। उठा लेगा तो वही है, फिर खींच खींच के ले आ रहा है, प्रॉब्लम आ जाएगी, उठाना भी नहीं है। आया समझ में? तो अब कहने का मतलब व्हाट इज ओम्स लॉ? तो आंसर है छोटी वोल्टेज, छोटी बैटरी छोटी वोल्टेज पैदा करेगी जिसकी वजह से करंट भी छोटा होगा यानी कम होगा। बड़ी बैटरी बड़ा वोल्टेज यानी ज्यादा वोल्टेज देगी जिसकी वजह से करंट भी ज्यादा होगा। इसी को तो बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी
बढ़ेगा, अगर एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। तो आपने बैटरी से छोटी बैटरी कर ली तो भैया करंट भी तो घट गया, अब थोड़ी ना चल पाएगा इस रूम की लाइटें। आपने बैटरी से बड़ी बैटरी कर दी तो करंट बढ़ गया, अब इस रूम की लाइट क्या बगल वाले रूम की भी लाइट जलती है, और देखते हैं हम जल रही है ना, लाइट जाती है तो बगल वाले जो सर पढ़ा रहे हैं उनकी लाइट भी जलने लग जाती है इसी बैटरी से। क्लियर है? सो दिस इज ओम्स लॉ कि वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओगे तो करंट घटेगा। अब इसको हम बहुत ही एक इजी एग्जांपल से समझ लेते हैं तो उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम सबके घरों में कूलर होते हैं, कूलर देखा होगा, कूलर में एक मोटर पाई जाती है, छोटी सी मोटर होती है, 100-120 रुपए की आती है, फिर उससे पानी आपका गिरता है। क्या उस मोटर से, कूलर में लगने वाली मोटर से मैं मेरे घर की टंकी जो रखी होती है ऊपर, जो हमारे नहाने धोने वगैरह कपड़े वगैरह के यूज़ होती है टंकी 1000 लीटर वाली, क्या इस छोटी सी मोटर से मैं वो वाली टंकी का पानी भर सकता हूँ? क्यों, इसका काम भी वही है, सेम। क्या करेगा? तो सेम चीज़ सर, इस वाली मोटर में पावर कम है, पावर मतलब एनर्जी कम है सर, काम ये भले वही सेम कर रही है लेकिन इसमें इतनी ताकत नहीं है कि 200-300 फुट से पानी ऊपर खींचे फिर 10-20-50 फुट ऊपर पानी भेजे, इतनी ताकत इस वाली मोटर में नहीं है। ये क्या करेगी, ये सिर्फ इसके आसपास जो पानी है जिसके अंदर ये मोटर डूबी रहती है वो वाले पानी को कितना हाइट में भेज देती है, 2 फुट 4 फुट 5 फुट 6 फुट, इतने हाइट पे ही तो भेजती है, बस इससे ज़्यादा नहीं भेज पाती। जो बड़ी वाली मोटर जो हमारे घरों में लगती है जिससे हम ऊपर वाली टंकी भरते हैं वो होती है इतनी बड़ी, भारी होती है, उसको भी अकेला बंदा नहीं उठा सकता। तो वो क्या करती है, उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि 400-500 फुट नीचे से पानी 400-500 फुट ऊपर भेज दे पानी, इतनी ज़्यादा ताकत होती है उसमें। तो बड़ी मोटर ज़्यादा पानी, छोटी मोटर कम पानी, और पानी को इस चैप्टर में हम करंट मान रहे हैं। तो यानी बड़ी मोटर, मोटर को हम एनर्जी मान रहे हैं यानी पोटेंशियल डिफरेंस, तो बड़ी मोटर यानी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, तो ज़्यादा पानी मतलब ज़्यादा करंट, छोटी मोटर मतलब कम वोल्टेज, छोटी मोटर मतलब कम पानी, कम वोल्टेज मतलब कम करंट। आया समझ में? सो दिस इज ओम्स लॉ। क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। बट याद रखना यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं, हर केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि भाई साहब आपको टेम्परेचर और अपने अगल बगल की जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। डेफिनेशन में देखो लास्ट लाइन लिखी हुई है, टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, लिखा हुआ है टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, यानी ये तभी तक फॉलो कर पाएगा जब आपका टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट, यानी एक ही टेम्परेचर पे ये काम करेगा। टेम्परेचर चेंज होगा तो इसकी रीडिंग्स भी क्या होने लग जाएंगी, फिर बदलने लग जाएंगी, फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रह पाएगा। आया समझ में? चलो, सो दिस इज ओम्स लॉ। आगे बढ़ते हैं। हमें मालूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं क्या आता है, और एक कांस्टेंट आता है, और आपका आ गया V = RI। कोई दिक्कत? तो ये भी करने को आ जाता है पेपर में। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया इक्वल्स टू, और एक कांस्टेंट आ गया R और I। तो V तो हमें मालूम ही है वोल्टेज, I हमें मालूम है करंट, ये R एक नई क्वांटिटी आ गई जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कांस्टेंट। क्या आ गया? रेजिस्टेंस कांस्टेंट। कोई दिक्कत? अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बताओ ओम्स लॉ में किसी को कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, इसका ग्राफ दिया गया है तुम्हारे सिलेबस में, तो बहुत इजी ग्राफ है। 9th क्लास में हमने कई सारे मैथ्स के न्यूमेरिकल्स किए थे जिसमें हमने समझा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा लीनियर बनता है, और कहाँ से पास होता है, ओरिजिन से। कहाँ से पास होता है? तो आंख बंद करके इसका ग्राफ बना देना ऐसे, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन। ये बन गया आपका V = RI ओम्स लॉ का ग्राफ। कोई दिक्कत? ठीक है। तो वोल्टेज का एक और नया फॉर्मूला आ गया, दो फॉर्मूले पढ़ लिए हमने वोल्टेज के, V = W/Q और फिर V = RI। ये तब लगेगा जब वर्क डन और चार्ज के बारे में बात हो रही है, ये तब लगेगा जब रेजिस्टेंस और करंट के बारे में बात हो रही है। कोई दिक्कत? जल्दी से नोट कर लो इसको। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक नई क्वांटिटी आ गई, नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई, एंड दैट इज रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में ये रेजिस्टेंस है क्या।
रेजिस्टेंस मतलब होता है रुकावट। क्या होता है? रुकावट, बाधा, अड़चन, जो भी बोलना चाहो, ठीक है, रुकावट। अब रुकावट किसको? तो आंसर है चल कौन रहा है? जो चीज चल रही है उसी को तो रुकावट। तो आंसर है करंट को रुकावट, चार्ज को रुकावट, जो भी तुम्हें सही लगे, है ना। तो रुकावट किसकी होगी ये? तो आंसर है चार्जेस जो फ्लो हो रहे हैं उनको ये रुकावट होगी, करंट जो बह रहा है उसको ये रुकावट होगी। अब ये रुकावट होती कैसे है सर? ये रीजन बताओ इसका रुकावट का। तो देखो बहुत इजी सा रीजन है, पाइप में पानी बहता है, रुकावट वहां भी आती है, वहां भी क्या आती है? रुकावट। क्यों आती है? पानी जो है वो पाइप की सरफेस के साथ टकरा के चलेगा। अगर पाइप के अंदर पानी बहेगा तो पाइप की सारी सरफेस के साथ टकरा के चलेगा, फ्रिक्शन पैदा होगा। अब जब पानी वानी पढ़ते हैं हम लोग, हालांकि हम लोग 11th में पढ़ाते हैं विस्कोसिटी वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, बट ठीक है अभी के लिए हम फ्रिक्शन समझ लेते हैं। तो जब पानी पाइप की दीवारों से टच होकर चलेगा तो फ्रिक्शन पैदा होगा। तो रुकावट तो पानी में भी आती है जब वो पाइप में फ्लो करता है। यहाँ पे कौन है रुकावट? तो यहाँ पे रुकावट भी, जैसे पानी में रुकावट कौन था? पाइप। यहाँ पे रुकावट कौन है? तार, वायर। यहाँ वायर रुकावट है। और फिनोमिना क्या है, काम कैसे करता है? तो वायर हमने लिया, अब क्या देखा हमने? वायर के अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो करंट बनाने के लिए रेडी हैं। आपने जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया, जैसे ही आपने वोल्टेज अप्लाई किया, क्या होगा? ये चलने लग जाएंगे, दौड़ लगाने लग जाएंगे, भागने लग जाएंगे। और जैसे ही ये भागेंगे, क्योंकि भीड़ इतनी है, क्योंकि भीड़ इतनी है, तो क्या देखा होगा तुमने, किसी भी भीड़ वाले इलाके में तुम भाग नहीं सकते। भागने जाओगे तो क्या हो जाएगा? टकरा जाओगे, सामने वाला कोई बंदा आएगा उसको टकरा जाओगे, फिर घंटे भर चाटोगे तुम। यही तो होता है। फिर तुम उसको धक्का दोगे, वो आगे वाले को धक्का देगा, वो आगे वाले को धक्का। ऐसे ही तो होता है जब तुम लाइन बना के निकलते हो स्कूल्स में छुट्टी के टाइम पे, पीछे से धक्का आया, 5-6 लोग आपस में एकदम से चिपक गए, फिर वो धक्का हटा, देन हुए। तो सेम ऐसा ही इसमें होगा। कैसे? जैसे ही आपने वोल्टेज दी, इनके अंदर एनर्जी आई और ये चलना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही चलना स्टार्ट करेंगे ये इलेक्ट्रॉन, जैसे ही भागा सामने दूसरा आ गया, टकरा गए। टकराए, अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करी। ये जैसे ही भागा इससे टकराया, ये जैसे ही भागा इससे टकराया, ये जैसे ही भागा इससे टकराया, ये जैसे ही भागा ये। तो बार बार ये लोग टकराते जा रहे हैं, एक दूसरे से टकराते जा रहे हैं, टकराते जा रहे हैं, अच्छे से भाग नहीं पा रहे हैं। और हमें मालूम है जब भी कोई दो चीज आपस में टकराती हैं, हीट पैदा होती है। क्या पैदा होती है? हीट। अब ये हालांकि एक अलग हम पढ़ेंगे, लास्ट वाला टॉपिक है अपना। तो जब वो भाग ही नहीं पा रहे हैं, जब वो दौड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो रुकावट आ रही है ना। और रुकावट किसकी वजह से आ रही है? तो आंसर है टकराने की वजह से। वो बार बार टकरा रहे हैं, सक्सेसिव कोलिजन हो रहा है। एक भागता है, सामने वाले से टकराता है, सामने वाला फिर उसके सामने वाले से टकराता है, फिर वो उसके सामने से टकराता है, फिर ये प्रोसेस चलती जा रही है। तो खट 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 खट, बार बार कोलिजन, बार बार कोलिजन। कोई इलेक्ट्रॉन दौड़ लगा ही नहीं पा रहा अच्छे से। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन दौड़ लगा ही नहीं पा रहा है, फ्लो ही नहीं हो पा रहा है, तो क्या बन गई? वो रुकावट बन गई। किसकी वजह से बनी? टकराने की वजह से। So what is the main reason for resistance in a wire, produced in a wire? So the answer is collision of electron. याद रखना अभी है। तो रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है? तो आंसर है collision of electron. इलेक्ट्रॉन के टकराने की वजह से रुकावट पैदा होती है। ठीक है। तो रीजन क्या है? collision of electron. ठीक है, डेफिनेशन वगैरह इसकी पढ़ लेना, आ जाती है। चलो, एसआई यूनिट जो है रेजिस्टेंस की, एसआई यूनिट दैट इज ओम। क्या होती है? ये वही ओम है जो तुमने अभी पढ़ा था, साइंटिस्ट का नाम। ये बनाने का सिंबल आपका ये है। क्लियर हुआ? रेजिस्टेंस फॉर्मूला बना सकते हो यहाँ से। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V = RI था, तो फॉर्मूला बन जाएगा V/I। तो ये भी बोल सकते हो डेफिनेशन में, रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है, तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस वायर में आने वाली रुकावट है। किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। किसको?
इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से हमारा करंट स्लो डाउन हो जाता है। क्यों आती है रुकावट? तो आंसर है कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी भीड़ भाड़ हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं कि एक जब भागता है तो सामने वाले से टकरा ही जाता है, और ये कोलिजन इतनी ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है, इसी की वजह से हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है। वो हम लोग आगे लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे अपने। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ें, चलो।